हेलो एवरीवन। आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है। मिक्स्ड स्पीशीज दे देगा आपको एंड पूछेगा कि बताओ इनमें से कितने स्पीशीज हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट वही स्पीशीज होते हैं जो पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक को आइडेंटिफाई करने का कोई एक फिक्स रूल नहीं है। हाँ, जनरल कंसेप्ट की बात करोगे तो एक तरीका है कि अगर आप किसी तरीके से ये फिगर आउट कर पाते हो कि किसी स्पीशीज के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर से ध्यान से सुनना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसकी पेयरिंग ना हुई हो, तो ऐसे सारे स्पीशीज कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने का तरीका अलग अलग केमिकल स्पीशीज के लिए अलग अलग होता है। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल दे करके इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया हो कि लेट्स से सल्फर एटम अलोन, एक अकेला सल्फर, फिर आपको दिया हो O2, फिर आपको दिया हो O2 माइनस, फिर आपको दिया हो C2, फिर आपको दिया हो NO2, फिर आपको दिया हो K4FeCN6। तो ये मैं अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन इसलिए लेके चल रहा हूँ और एक एग्जांपल जोड़ लेते हैं इसमें, NH3 अमोनिया। और आपको ये पता करना है कि इन सभी स्पीशीज में पैरामैग्नेटिक क्या है। तो आप ना सबसे पहले कैटेगराइज करो जिस स्पीशीज को आप पकड़ रहे हो वो कौन सा पार्ट है। जैसे सल्फर, ये क्या है? तो आपको पता है अकेला एक सिंगल एटम है, तो ये एटम। जब भी बात एटम की होगी तो आपको अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जानना है तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड किस तरीके से उनको देखना होगा। और एटम के इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड होते हैं ये पता करना तो बहुत आसान है कि एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। सल्फर है तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका 16 होता है एटॉमिक नंबर। तो आ जाओ हम लोग करते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, ये पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3s2 एंड 3p4, 10 एंड 6 मिला के 16। अब आप ध्यान से देखो कि s में एक ही ऑर्बिटल होता है, जबकि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और भरते समय हम पहले एक एक भरते हैं एंड फिर पेयरिंग करते हैं। तो क्या हमारे पास अनपेयर्ड मिला? अगर ये अनपेयर्ड मिला है तो क्या पैरामैग्नेटिक है? आंसर है यस, इट इज पैरामैग्नेटिक। नाउ जैसे ही ये क्वेश्चन बदल करके इसके लिए पूछा जाएगा तो आप फिगर आउट करो ये क्या क्या ये सिंगल एटम है? नहीं, ये O2 है। O2 क्या होता है? एक डाई एटॉमिक स्पीशीज है। अच्छा, मॉलिक्यूल है, लेकिन ध्यान रखना अगर दो एटम का मॉलिक्यूल है या पॉली एटॉमिक है, दोनों के लिए अलग अलग तरीके हैं। जब दो एटम का मॉलिक्यूल होता है, डाई एटॉमिक स्पीशीज होता है, ऐसे केस में एक्यूरेट जो तरीका है वो MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से हम O2 का कन्फिग्रेशन करेंगे। भाई एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? उसका जितना एटॉमिक नंबर है। दो ऑक्सीजन मिला करके हम देखेंगे तो O2 का जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 16 आ जाएगा इसके अंदर। और इसका कन्फिग्रेशन MOT के हिसाब से करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं? तो सिग्मा 1s2, बिल्कुल। अगर आपको ये बात नहीं ध्यान है तो केमिकल बॉन्डिंग का MOT सेगमेंट आप अच्छे से रिवाइज करके फिर देखिए तो आपको क्लैरिटी आएगी। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद आता है पाई, सॉरी, सिग्मा 2p z आएगा एंड इसके बाद आएगा पाई 2px एंड पाई 2py। अच्छा, आप ध्यान रखना यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। हमारे पास टोटल 16 थे, तो 2 यहाँ भर दिया, और क्योंकि इन दोनों की एनर्जी इक्वल है तो एक एक करके भरेंगे एंड फिर पेयरिंग करेंगे। तो 2 और 4 मिला करके कितना हो गया? 6। पहले 8 हो चुके थे, 8 और 6 मिला के 14 हो गए, 14 हो गए। अब 14 के और आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें 16 करना है। इसके आगे का जो एनर्जी ऑर्डर होता है उसमें पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 ही बचे हैं, तो मैं एक एक यहाँ पे भरूंगा, और जैसे ही एक एक भरूंगा आपको क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले? अनपेयर्ड मिल गए। जैसे ही अनपेयर्ड मिल जाए वैसे ही आप बोलोगे कि ये पैरामैग्नेटिक है। तो यानी अभी हमारे पास वो जो हमारे पास लिस्ट थी, उस लिस्ट के अंदर O2 क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक।
O2 क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक है। अच्छा जी, अब बात आती है O2 माइनस का कैसे करें। तो ये भी देखो आयन, आयन अगर एक अकेले एटम का होता तो हम जैसे एटम का कन्फिग्रेशन करते हैं वैसे करते। अगेन ये डायटोमिक है तो हम फिर से MOT लगाएंगे। माइनस डालने का मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया तो इसी कन्फिग्रेशन को आगे हम बढ़ाते हैं, और इस कन्फिग्रेशन में हमारे पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन थे। 17 जैसे ही आएगा तो ये 1 के बजाय 2 हो जाएगा, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, अभी भी अनपेयर्ड एक बचेगा, इसलिए O2 माइनस पैरामैग्नेटिक है ना। तो देखो पुराने प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ था कि आइडेंटिफाई करो कि O2 पैरामैग्नेटिक है या नहीं। अब आपको समझ में आएगा ये तो ट्राई एटॉमिक है, लेकिन ये एक आयनिक कंपाउंड, अगर आप इसको ब्रेक करो तो इसके दो पार्ट है, कैटायन एंड एनायन, और अभी हमने देखा O2 माइनस पैरामैग्नेटिक है। तो कोई एक भी पैरामैग्नेटिक हो जाए तो ओवरऑल वो स्पीसीज पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो KO2 इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। आपको K प्लस को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि आप चेक करो क्योंकि सिंगल एटम है तो इसमें नॉर्मल एटॉमिक सिंपल आयन है, मोनोएटॉमिक, तो आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से करोगे, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। ओके जी, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक उसी तरीके से आप C2 चेक करना, C2 भी पैरामैग्नेटिक है। सॉरी, एक बार ही चेक कर लेते हैं बिना डायरेक्ट कोई कंक्लूजन दिए हुए। C2, अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, MOT में ना दो एनर्जी ऑर्डर होते हैं, नाइट्रोजन तक का एक होता है, नाइट्रोजन के बियॉन्ड दूसरा। नाइट्रोजन तक में क्या डिफरेंस है, नाइट्रोजन का अगर आपको करना होगा तो ये जो यहाँ पे मैंने पहले सिग्मा रखा था और बाद में पाई रखा था, ये उल्टा हो जाते हैं, बस ये एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी अगर मुझे C2 का करना हो जिसके पास टोटल 6 एंड 6 12 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ऐसे लिखूंगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद हम लिखेंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं भाई हमारे पास, 8 हो गए, और इसमें 12 होते हैं, तो ये बॉक्स एंड ये बॉक्स 1 and 2, 3 and 4, so 2 4 6 8 9 10 11 and 12। तो भाई 6 and 6 12 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारा 12 यहाँ पे फिल हो गया। क्लियरली आप देख सकते हो C2 में कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है मतलब ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो C2 इज अ डायमैग्नेटिक स्पीसीज, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कौन सा केस आया, पॉलीएटॉमिक के। अब पॉलीएटॉमिक में ये दोनों केसेस हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, पॉलीएटॉमिक केस आ जाए तो आप पहले ये फिगर आउट करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ रहा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की पहचान क्या है, एक बॉक्स के अंदर कुछ स्पीसीज को ब्लॉक करके रखेगा, जैसे यहाँ पे किया हुआ। यहाँ पे तो नहीं है, तो यानी ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं और ये कॉम्प्लेक्स है, और जैसे भी कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो जाएगी उसको बताने का तरीका, उसको डील करने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल तरीके का मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। तो जैसे जब सिंपल तरीके की बात करोगे आप, जैसे NO2 ले लिए या अमोनिया ले लिए, तो ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है, आपको ये डायटोमिक स्पीसीज नहीं है। ऐसे केस में एडवाइस क्या आता है कि आप इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ और सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में हैं उनको दिखाओ, क्योंकि देखो अंदर वाले तो सारे पेयर्ड ही होते हैं। जो भी कंफ्यूजन है, जैसे मान लो नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन करूं तो 1s2 2s2 2p3, आप देखो ना अंदर वाला जो है वो तो हमेशा पेयर्ड, तभी तो बाहर की तरफ हम जाएंगे, तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने की कोशिश करना। तो चलो आओ अमोनिया के अंदर मैं देखता हूँ नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 हुए, तो 2 यहाँ रह गया। अच्छा जी, H के साथ ऐसे ही बॉन्ड बनता है, और आपको पता है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो यहाँ पेयरिंग होती है, ओवरलैप जो होता है उसके अंदर क्या होती है, पेयरिंग। और अगर एक बार पेयरिंग हो गई तो यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक होगा, ये भी डायमैग्नेटिक, यहाँ भी डायमैग्नेटिक, और यहाँ पे भी पेयर्ड है, तो ये डाया। तो ओवरऑल अमोनिया इज अ डाया। लेकिन अगर NO2 की बात किया जाए तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में जब आप बनाते हो तो 2 इधर लेके जाता है, एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप बॉन्डिंग कंप्लीट करना चाहते हो अच्छे से तो दूसरे को हमें डेटिव बॉन्ड देना पड़ता है। जैसे ही आप डेटिव बॉन्ड दोगे तो एक डॉट इलेक्ट्रॉन बच गया, और जब एक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए तो ऐसे केस में इस स्पीसीज को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। सो हमारे पास अमोनिया मिला। अमोनिया क्या था, अमोनिया क्या था, अमोनिया था डाया, और ये क्या है, पैरा। ये पैरा है, ये डाया है। अगर ये पैरा है, ये डाया है, तो K4FeCN6 के बारे में कैसे सोचेंगे? तो K4FeCN6 इज अ वेरी सिंपल केस। इसके लिए लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसमें आपको पहले ये समझना है कि सबसे पहला स्टेप होता है कि इसमें, इसके अंदर आप इसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब वो आप लगाओगे ऑक्सीडेशन नंबर वाले रूल से, तो इसका 4 इंटू +1 प्लस आयरन का मैं x एज्यूम कर रहा हूँ, साइनाइड आयन का -1 होता है, तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकालोगे तो +2, यानी आयरन यहाँ पे +2 स्टेट में। अच्छा, मैं बाहर क्यों नहीं ध्यान दे रहा हूँ कार्य से, तो मुझे इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी मैंने बताया था कि K+I, तो इसका नॉर्मल एटॉमिक कन्फिग्रेशन करके देखोगे तो डायमैग्नेटिक है। और लाइगेंड जो है Cn-, देखो C∧N है, इसको भी देखना चाहिए हमें, लेकिन हमें पता है एक टाइम के बाद मैच्योरिटी आने की वजह से कि यहाँ पे भी पेयरिंग है हर एक जगह, जो बॉन्ड बनते हैं उसमें तो वैसे भी पेयर्ड रहता है, यहाँ पे भी पेयरिंग है, तो मतलब साइनाइड भी नहीं है। तो जो भी पॉसिबिलिटी है दैट विल बी बिकॉज ऑफ कि आयरन +2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आयरन +2 अगर आया तब तो ये तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि आयरन +2 का आप कन्फिग्रेशन कर दो कि आर्गन 26 होता है ना इसका, 3d6 एंड 4s0। 4s0 इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका, वरना ये 4s2 होता। तब तो साफ दिख रहा है कि भाई ये 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, उनमें 1 2 3 4 5 और एक छठा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ये डायमैग्नेटिक है। आपको ऐसा क्यों हुआ? तो देखो ये आयरन इंडिपेंडेंट नहीं है, आयरन हियर इज कंबाइंड विथ 6 लाइगेंड, एंड जब भी लाइगेंड आते हैं तो इनके मैग्नेटिक बिहेवियर को देखने का तरीका होता है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से। आपको ध्यान होगा ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है उनको ही ये बात समझ में आएगी, बाकी जो लोग अगर इसको समझना चाहते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स तक वेट करना पड़ेगा, है ना। तो बाकियों के केस में कैसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होगा, उसका बड़ा सीधा सा तरीका है। सॉरी, आयरन के केस में कैसे देखने का तरीका है कि CFT जब करोगे तो ये जो D के 5 बॉक्सेस होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये स्प्लिट कर जाते हैं ऑक्टाहेड्रल में, और जब स्प्लिट करेंगे तो ये T2G एंड EG 2 एनर्जी लेवल्स में टूटते हैं, और इनके बीच के गैप को बोलते हैं डेल्टा। अगर ये जरूरत से ज्यादा हो गया गैप, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन तक तो ये क्योंकि इक्वल एनर्जी का है तो एक एक भरेंगे, फोर्थ वाला ऊपर ना जाकर के यही पेयरिंग हो जाता है। जो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे 1 2 3 एंड फिर हम बोल रहे थे कि फोर्थ आगे ले जाओ, ये जरूरी नहीं है कि 4 अनपेयर्ड हो, 4 के केस में हो सकता है नीचे पेयरिंग हो जाए। तो ये कैसे डिसाइड होता है? गैप से। गैप किस पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर पे। पहला, सेंट्रल एटम 3D का है कि 4D सीरीज का है कि 5D सीरीज। आयरन 3D से बिलोंग करता है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं डी ब्लॉक के अंदर, वैसे वैसे उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती जाती है। इसलिए आयरन के केस में 3D सीरीज होने की वजह से वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है। पेयरिंग का चांस बढ़ता है, ये स्प्लिटिंग बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट केस इज कि दूसरा फैक्टर है उस सेंट्रल एटम का, ये जो हमने आयरन देखा है उसका ऑक्सीडेशन। उसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या उससे ज्यादा रहे तो कंफर्म है कि पेयरिंग होगा, चाहे वो 3D का हो, 4D का हो, 5D का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ आयरन फिर से +2 में है, तो ये भी कोई डिसाइडिंग फैक्टर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइगेंड का नेचर। लाइगेंड 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, मॉडरेट फील्ड एंड वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड में या लिस्ट ध्यान होगा आपको कि CO होता है, Cn- होता है, इन होता है, NO2- होता है, एंड थोड़े बहुत और भी हैं। तो इसमें आप देखो Cn- कम्स अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड। जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होंगे वो इस स्प्लिटिंग को और बढ़ाएंगे। अगर ये स्प्लिटिंग बढ़ेगा तो अगला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाने के बजाय यहीं पेयर हो जाएगा। हमारे पास थे कितने आयरन 2+ में इलेक्ट्रॉन जो D के थे, D में 6 थे, तो हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा किया, चौथा यहीं पेयर, पांचवा भी पेयर, छठा भी पेयर। तो क्या समझ में आया? ऑल 6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन लोअर एंड सब पेयर हो चुके हैं। तो क्या इसमें कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं। तो K4FeCN6
इज अ डायामैग्नेटिक स्पीसीज। तो ये जो आज मैंने आपको समझाया है कि पैराडाया चेक कैसे करते हैं, इसको आप अच्छे से समझना और ये जो भी टॉपिक्स इसके बीच में यूज़ हुए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करना। विद दिस एवरीवन, आई एम डन विद टुडेज लेक्चर। होप आपको ये चीज़ समझ आई है, और अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको चाहिए किसी और पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ डू लेट अस नो। आप अपने क्वेरी को, अपने कंसर्न को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम ट्राई करेंगे उसको टैकल करने की। दैट्स ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू।